बहुत बहुत स्वागत है आपका घटना चक्र में। हम चर्चा आज 3 विषय पर करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मोदी को लेकर एमएस क्यूरी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि मोदी को गुजरात दंगों के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है नीतीश और नरेंद्र मोदी को हैंडशेक जो हाथ में लाया था उसको लेकर लालू प्रसाद यादव को जो बयान है, और जेडीयू और आरजेडी के बीच में बयानबाजी का ये दौर सिलसिला कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ रहा है। और साथ ही हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े, खास करके राजस्थान को लेकर। सबसे पहले देखिए हमारा आज का एजेंडा। गुजरात दंगा मामले में मोदी को मिली क्लीन चिट पर फिर उठे सवाल। राजू रामचंद्रन ने कहा मोदी के खिलाफ चल सकता है मुकदमा। नीतीश मोदी के हाथ मिलाने पर लालू ने शुरू की घटिया राजनीति, कहा उतर गया नीतीश का मुखौटा। और राजस्थान में बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने दिखाए बागी तेवर, दिल्ली दरबार आने से भी किया इनकार। और आपको बता दें हमारे स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं मोदी को लेकर एमएस क्यूरी के जो बयान है उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। आधार पे सरकार को बार बार बदनाम करने की कोशिश, एक नाकाम कोशिश 10 साल से चलाई जा रही है। हेट गुजरात कैंपेन, और उसका एक तरह से आज समापन हो गया, क्योंकि ये नहीं चलेगा। आप असत्य की कितनी भी भारी कैंपेन करो, वो सच्चाई को हरा नहीं सकती। पुष्पेंद्र, ये जो एमएस क्यूरी का बयान है कितना गंभीर है, कितना इसको क्या है? मैं समझता हूं कि जो एमएस क्यूरी जो कोर्ट की मदद कर रहे हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा है, उन्होंने कोई बयान नहीं है, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो परिस्थितियां थी, जो हालात थे और जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, यानी सबूत जो कुछ हैं, उनके आधार पर मोदी को भी 2002 के जो दंगे थे उसमें जिम्मेदार एक भूमिका है उनकी। इस पे जांच होनी चाहिए। ये कोई ये नहीं कहा उन्होंने कि नहीं साहब ये थे, उस पे जांच हो और जांच कराई जा सकती है, उसमें कहीं कोई दूसरी बात नहीं है। इसको जो जिस तरीके से दूसरी पार्टियां इसको जीत के तौर पे देख रही हैं कि साहब उस एमएस क्यूरी के बयान की वजह से मोदी जो है दंगों के जिम्मेदार हैं, मोदी के बारे में जो कमेंट किया गया है उसके ऊपर कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो दोबारा से जांच करा सकता है। और जो साक्ष्य एमएस क्यूरी को मिल रहे हैं और जो परिस्थितियां वो बता रहे हैं, अगर वो हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट उसको माने और उस पर बहस होकर आगे मुकदमा चल सकता है। अवधेश जी, अपने बीजेपी के प्रवक्ता का बयान को आपने देखा, उन्होंने कहा है कि एक हेट कैंपेन है गुजरात और मोदी दोनों के खिलाफ। ये कोर्ट को एक तरह से एमएस क्यूरी जो है, राजू रामचंद्रन, एक उनका वो निर्वाह कर रहे हैं, उनका ये बयान है। उस बयान पे ये प्रतिक्रिया आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से ये प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप मेरा मत पूछें तो मैं भी इस प्रतिक्रिया से पूरी तरह सहमत हूँ। 2002 का गुजरात दंगा, खासकर जो 27 फरवरी के गोधरा ट्रेन दहन के बाद शुरू हुआ, वो किसी को भी दिल दहलाने वाला, शायद आप भी गए होंगे, मैं भी गया था, एक नृशंसता की सीमा थी। और लेकिन जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से देश का एक बड़ा वर्ग, भारत ही नहीं भारत के चारों ओर इस ऐसा प्रचार कर रहा है कि वहां बाजाप्ता सरकार ने प्रशासन को आदेश दे करके, योजना बना करके और अल्पसंख्यकों का कत्ल करवाया, उनको मरवाया। इस कारण से जो व्यक्ति उस समय मुख्यमंत्री के पद पर था वही मुख्य खलनायक है और उस पर ही मुकदमा चलना चाहिए, उसको फांसी चढ़ाना चाहिए। ये कोई पहले, ये आरंभ से ही इस पर लगातार कई देश के एनजीओ हैं, कई अपने को सेकुलरवादी कहने वाले लोग हैं, दुनिया में भी उसका समर्थन हुआ है। और पिछली बार हम लोगों ने इसी चैनल पर चर्चा की है कि नरेंद्र मोदी का अमेरिका तक का वीजा नहीं मिला और उस पर कायम है। अब ब्रिटेन में भी हो रहा है कि यहां भी उनको नहीं आने दिया जाए। अब मैं देखिए, इस समय आज उस दंगों के कानूनी क्या स्थिति है उसको देखिए। नानावती आयोग दंगों की जांच कर चुका है हमारे सामने। सीट को जब लोग उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने 32 मामले सीट को दिए थे कि ये पूरा 32 मामला है, सबकी आप जांच करिए। उसने 32 मामलों की जांच की, उसने रिपोर्ट दिया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष जो है षड्यंत्र में शामिल होने का सबूत नहीं मिलता है। जो नानावती आयोग है उसने नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं था,
तो इस पर प्रश्न उठा। लेकिन नानावती आयोग ने जो छानबीन की उसमें भी उसने नहीं पाया कि सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक के दंगे कराए हैं। तीसरी बात, जब सीट ने नरेंद्र मोदी से पूछताछ नहीं की, लोग फिर उच्चतम न्यायालय में गए। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बगैर सीट ने ही, आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष 21 मार्च को उनको पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था, जिस पर नरेंद्र मोदी ने कहा हमको समय दिया जाए। उनको फिर थोड़ा समय दिया गया, वो आए थे और उनसे 10 घंटे की पूछताछ हुई। 3 दौर में पूछताछ किया। जितने प्रश्न इन लोगों ने उठाए थे वो सारे प्रश्न थे, और उसमें वो भी प्रश्न थे जो गुलबर्ग सोसाइटी को लेकर के जाकिया जाफरी ने उच्चतम न्यायालय में जो मामला दायर किया था, वो सारे प्रश्न उनसे संबंधित थे। इसके बावजूद उस समय सीट की यह रिपोर्ट है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी को दोषी साबित करने वाले लोग थे, उन लोगों ने 4 साल पहले से यह कहना शुरू कर दिया था कि सीट पक्षपात कर रहा है। और उसी में आपको याद होगा कि जो स्टेट रिजर्व पुलिस है, उसका जो प्रशिक्षण विद्यालय जूनागढ़ में है, उसके जो प्रिंसिपल थे संजीव भट्ट, उन्होंने ही पिछले वर्ष आरोप लगा दिया कि भाई 27 फरवरी को आप मुझे जो एमएस क्यूरी का नहीं, की जो बात है, इसके साथ अगर आप जी एमएस क्यूरी की नियुक्ति क्यों हुई, तो इसी में आएगा ना जी। एमएस क्यूरी, देखिए एमएस क्यूरी तो जब भट्ट ने आरोप लगाया कि सीट जो है पक्षपात कर रहा है, हमारी बात नहीं सुनी गई। संजीव भट्ट ने उसमें सीट के में 2 पुलिस अफसरों पर आरोप लगाया। सीट से उन दोनों पुलिस अफसरों को हटा दिया गया, उनकी पूछताछ में शामिल नहीं किया गया। अब उनकी बात को उस समय का जो डायरेक्टर जनरल थे, उसी ने कहा कि 27 की मीटिंग में नहीं है। तो इतने हंगामे पर जब हुआ तो अंत में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ठीक है, अगर सब कुछ आ गया है तो एक न्याय मित्र हम भेजते हैं, ये भी एक बार देख ले। और ये एक न्याय मित्र बाद में आए हैं। आप इसको कभी न मत भूलें, हल्ला करने वाले, कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही कई मुकदमे, चाहे वो बेस्ट बेकरी हो या वो नरोड़ा पटिया हो, वो सब गुजरात के बाहर मुकदमे चले हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है, मैं जो आपसे जो उन्होंने कहा है कि एमएस क्यूरी ने क्या कहा है, देखिए एमएस क्यूरी ने इन्होंने जो कहा उतना ही कहा है। एमएस क्यूरी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, और आप जानते हैं कि एमएस क्यूरी की रिपोर्ट पर अगर न्यायालय को संज्ञान लेना होगा तो न्यायालय को अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के मॉनिटरिंग में सारा कुछ चल रहा है, उच्चतम न्यायालय वो ले सकती है। उसका निर्णय हम कांग्रेस पार्टी या और कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं पुष्पन नहीं, इसके आधार पर शक नहीं, इस पे शक से कुछ नहीं होता है। नहीं, आप एक आधार मिलता है, शक मतलब उसका एक आधार बनता है। कानून में शक की कोई गुंजाइश नहीं है ना। दिलीप, किस आधार पर उन्होंने कहा, आप ये बताइए। क्यूरी ने पूरा सीट की स्टडी किया। देखिए क्यूरी ने क्या 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 काम किया। उसने पहले सीट की पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, जो भी रिपोर्ट है, अगर उनका एक बयान आता है जिस बाबत की इस नरेंद्र मोदी की जांच, उनकी भी जो भूमिका रही उसको जांच की जानी चाहिए। एमएस क्यूरी के बयान को पूरी चाहिए नहीं लिखा है। नहीं चाहिए नहीं है, जांच की जानी चाहिए। ना चाहिए नहीं, इससे कैन बी प्रोसिक्यूटेड, जो उन्होंने कहा है चाहिए नहीं। मैं उसमें दूसरी बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के दंगों को लेकर के अवधेश जी, जिस किस्म की बातें मार्केट में हैं, जिस किस्म की बातें पूरे सियासी चर्चा में हैं, चाहे वो एनजीओ हो, कुछ राजनीतिक पार्टियां हो, कोई विशेष वर्ग हो, उस इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि ऐसा लगता है कि कोई भी फैसला गुजरात में, चाहे वो अभी हाल फिलहाल में एक आने जो दंगों में कुछ 31 लोगों को बरी किया और 9 को, हर चीज के पीछे ऐसा लगता है जैसे सब जगह मोदी को कहीं ना कहीं रखना है। यहां मोदी निकल गया तो वहां मोदी को पकड़ो, वहां नहीं तो एमएस क्यूरी को पकड़ो। मैं ये कह रहा हूं, दंगों के 5 फैसले पिछले 6 महीने में आ चुके हैं। नहीं, मैं वही बात, सजा हो चुकी है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि जो कानूनी पक्ष है उस पे तो बातचीत, बहस का मुद्दा नहीं है। वो चाहे मोदी के पक्ष में जाए, विपक्ष में जाए, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगे, कांग्रेस को अच्छा लगे, जाकिया जाफरी को, उस पे कोई विवाद ही नहीं है। वो तो लीगल मामला है। अगर कुछ लोगों को इस देश के बटला हाउस इनकाउंटर पे कोई उनको कहना है कि नहीं साहब हमारी बात मानो क्योंकि हम सही कह रहे हैं, अगर राम जन्मभूमि पे कोई फैसला हाई कोर्ट दे दे तो कि नहीं ये नहीं किया है, ये भी हमारी बात मानो। यानी कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है इस मुल्क में, कुछ ग्रुप्स ने, कि नहीं जब तक हमारे हक में बात नहीं आएगी तब तक जो है इस देश के अंदर कानून व्यवस्था, जुडिशरी वो है वो बहुत न्यूट्रल काम नहीं करती। हमारे फेवर में जब आती है तो सेकुलरिज्म भी बहुत अच्छा होता है, हमारे फेवर में जब बात आती है तो जुडिशरी भी बड़ी न्यूट्रल होती है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी को टारगेट किया जा रहा है, मोदी का कोई मैं फेवरेट नहीं हूं ना उनका फैन हूं, लेकिन मोदी को टारगेट आप आप अवधेश जी दोनों इससे सहमत है कि मोदी को कहीं ना कहीं टारगेट समझिए ना। देखिए भट्ट के आरोप के ही संदर्भ में ना एमए क्यूरी की नियुक्ति हुई थी, और उनकी 27 तारीख की बैठक में वो थे। भट्ट का आरोप यही ना था कि 27 तारीख के बैठक में वो थे। उसने 3 आरोप लगाए थे। एक तो उसने ये कहा था कि भाई, उसमें उन्होंने ये कहा था
कि हमारी पुलिस जो है वो संतुलन बना के काम करती है, वो ऐसे नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि भाई इस समय जो बंद का आयोजन है उसको हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पार्टी का उसका समर्थन है। और तीसरा, चूंकि पुलिस अफसरों ने कहा था कि जो कार सेवक जलाए गए हैं उनके 59 लाश नहीं आने चाहिए हमारा, उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते हैं, जिनका लाश है वहां तक जाएगा। तो उनका आरोप था कि ये सब उन्होंने इसलिए किया कि गुस्सा भर के और उसके बाद दंगे हो, और पुलिस को यह था कि संतुलन बना के काम करो। तो बाकी मूल जो एमिया क्यूरी है जिसको आप बात कर रहे हैं ना, इसी संदर्भ में उसकी थी कि भाई ये जो कह रहे हैं इसको भी एक बार एमिया क्यूरी देख ले। तो एमिया क्यूरी नहीं कहा कि भाई उसके जो उनका जो कथन था जिसको सीट नहीं मान रही है, उनका मुख्य फोकस यही है, उसको भी ठीक से जांच होनी चाहिए थी और देखा जाना चाहिए। चलिए एक रिपोर्ट है, हम आपको दिखाते हैं। गुजरात दंगे में एसआईटी से मिली क्लीन चिट के बावजूद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिली है राहत। सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नरेंद्र मोदी को दंगों में क्लीन चिट देना गलत होगा। राजू रामचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि आईपीएस संजीव भट्ट के आरोपों की भी जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा राजू ने यह भी कहा है कि 2002 में जो अधिकारी थे अब वो या तो उच्च पदों पर बैठे हैं या रिटायर हो चुके हैं, ऐसे में वो चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। रामचंद्रन की और एसआईटी की रिपोर्ट में विरोधाभास है, क्योंकि एसआईटी ने कहा है कि दंगों में मोदी की कोई भूमिका नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की गठित एसआईटी और न्याय मित्र की रिपोर्ट पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बीजेपी ने जहां इसे मोदी को बदनाम किए जाने की साजिश करार दिया है, साथ ही दलील भी दी है कि न्याय मित्र राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट संजीव भट्ट के बयान के आधार पर है और संजीव भट्ट के बयान को सुप्रीम कोर्ट पहले ही मानने से इनकार कर चुकी है। वहीं बीजेपी एक बार फिर दंगों के मामले में मोदी के साथ खड़ी है, जबकि कांग्रेस दंगों के पीछे मोदी को कसूरवार ठहरा रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान क्यों याद नहीं आता, जिसमें उन्होंने मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। कांग्रेस पार्टी राजू रामचंद्रन की या एसआईटी की रिपोर्ट पर सीधे कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। उधर कोर्ट के आदेश के बाद ज़किया जाफरी को एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट और राजू रामचंद्रन दोनों की रिपोर्ट सौंप दी गई है और अब ये अदालत को ही तय करना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट या न्यायतंत्र राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट। वहीं गुजरात दंगों को बीते 10 साल से ज्यादा वक्त हो रहा है। अदालती कार्रवाई के साथ साथ सियासत भी जारी है। तब से 2 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 2 ही बार लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं और एक बार फिर गुजरात में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने जा रहे हैं। लिहाजा सियासी बयानबाजी कांग्रेस और बीजेपी के बीच चलती ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। ये लगता है कि कुछ इसमें चुनाव के कारण ये मुद्दा ज्यादा अहमियत रखता है। दिलीप, अगर चुनाव की वजह से मोदी कुछ कहते अभी तो लोग ये कहते हैं कि मोदी अपने वोट बैंक को फिर दोबारा से गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मोदी इन दंगों के मामले में जो चुप्पी साधे हैं, जो खामोशी से बार बार वो विकास की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है वहां पे खासतौर से और जो केंद्र में लोग हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या कहते हैं कि मोदी का वोट बैंक जगा रहे? क्या वो चाहते हैं कि गुजरात में मोदी की सरकार फिर बने? अगर विकास की बात होगी तो बहुत सी जगह जहां विकास नहीं हुआ है उसके पे मोदी को घेरा जा सकता है। मोदी के बारे में भ्रष्टाचार की बात हुई, उस पर घेरा जा सकता है। तो क्या कांग्रेस को लगता है कि अगर वो घेर नहीं सकते मोदी को, तो बार बार जो मोदी कहीं चाहते होंगे, जैसा कि इनका कहना है कि मोदी अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए दंगों की बात करते हैं और दंगा भी इसी तरीके से कराया गया था और फिर 2 बार जीते, तो क्या कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि तीसरी बार इलेक्शन जो है बिल्कुल आपके मुहाने पे खड़ा हुआ है और आप बार बार मोदी को फिर टारगेट कर रहे हैं? तो अगर आप ही की बात को सत्य मान लिया जाए तो क्या उनका वोट बैंक जो है तीसरी बार मोदी को नहीं बिठाएगा? तो ये चुनाव से पहले मोदी और दंगा और हिंदू और मुसलमान और ये तमाम सारी चीजें जो है ये कांग्रेस खड़ा कर रही है या बीजेपी खड़ा कर रही है, ये भी देखने की बात है। इसको खड़ा कौन कर रही है? नहीं, खड़ा कौन कर रही है तो साफ दिखाई दे रहा है। कौन आप जो लोग मोदी के विरुद्ध लगे हैं वो लोग दिखाई दे रहे हैं। ये भी तो आपने 2 बात कही कि आपने देखा कि 2 बार मोदी वापस सत्ता में आए और इन्हीं आरोपों तो क्या ये वो शक्तियां भी है जो मोदी को फिर से लाना चाहती है? उसमें ये शक्ति नहीं है इनकी। ये क्या है ना कि इन लोगों को लगता है कि ये अभी देखिए, बीजेपी जब बढ़ी थी, आपको ध्यान दीजिए, तो इन्हीं सब कारण से बढ़ी थी कि उस पर आरोप लगता था मुसलमान विरोधी है या अयोध्या में मंदिर बनवाना चाहती है, ये हिंदुओं को जो है मुसलमानों के खिलाफ, और लोग उसको वोट देते चले जाते थे। लोग भूल गए बीजेपी जब से थोड़ा सेकुलर हुई है तभी से उसका वोट गिरा है। तो गुजरात में जब ये बीजेपी को सांप्रदायिक बनाते हैं कि कोशिश वो करते हैं ताकि हमको मुसलमान वोट मिले, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है उसमें मोदी को विजय मिलती है, तो ये इनकी रणनीति विफल है। लेकिन कांग्रेस की बहुत सारे लोगों का पिछले 10 वर्षों से जो उनको फंडिंग है दुनिया भर से, माने सेकुलरवाद के नाम पर, अल्पसंख्यकों के विकास के नाम पर, धार्मिक समानता के नाम पर, ये सब चीजों के कारण जो उनकी पत्रिकाएं सारा है वो फंडिंग रुक जाती है। इसके कारण मैं एक ही प्रश्न केवल उठाता हूं,
कि जब सब कुछ उच्चतम न्यायालय के मॉनिटरिंग में हो रहा है तो इसका भी निर्णय उच्चतम न्यायालय पर हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। हम कौन होते हैं? लेकिन सवाल यह है कि लेकिन जैसे ही मोदी के नाम से कुछ भी होता है इस पे बवाल। भाई आप मुझे बताइए कि चर्चा इस बात पे भी हो रही है, एक मैगजीन है जो टाइम, आप सब जानते हैं, वो भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है, भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का उसमें स्टेक होल्डर नहीं है, उसने कवर पे छाप दिया। अब इस पे भी बहस हो रही है। अरे भाई बीजेपी का कोई नेता अगर टाइम्स की कवर पे छपता है तो वो कोई हिंदुस्तान की मैगजीन तो है नहीं जिसे आप मैनेज कर लें, जिसमें बार बार ये होता है कि आप मैनेज कर लें। वहां अगर उसको बड़ा अच्छा बताया जा रहा है तो इस पे भी कांग्रेस को एतराज करती है। तो जिस तरीके से ये नेगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, ये 2 बार खामियाजा इन्होंने उठाया है। मुझे लगता है कि मोदी इसके पीछे क्या मकसद है? चलिए आपके अगर बात करें दोनों आदमी से कि मोदी के प्रति नेगेटिव कैंपेन से जब कांग्रेस को लगातार नुकसान हो रहा है तो फिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? ये कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि जिस सेकुलर और जिस सांप्रदायिकता की वो बात कर रहे हैं और जिस देश में जहां जहां सांप्रदायिकता की समस्या हो सकती है, जहां जहां जो एरियाज हमेशा कम्युनल रहे हैं, वहां कांग्रेस है ही नहीं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस है नहीं। कांग्रेस अगर कहीं नजर आती है सेकुलरिज्म के नाम पे तो त्रिपुरा और मणिपुर में आती है जहां कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की समस्या नहीं है। तो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, क्या वो भीतरघात कर रहे हैं या कोई एजेंडा उनका है कि कांग्रेस को वो हल्ले से लगा रहे हैं? क्या एक वजह है? क्या एजेंडा? आप जानते हैं कि कांग्रेस इस समय नेतृत्व विहीन, विचार विहीन पार्टी है, उसमें रणनीति और सोच की कमी है और वो गलती, वो भूल जाते हैं कि जो दंगा हो रहा था वो बीजेपी वर्सेस मुसलमान नहीं था, वो हिंदू वर्सेस मुसलमान था, जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। सबको मालूम है वहां छोटे बड़े स्तर पर कार्यकर्ता उस समय ये देख नहीं रहा था। लेकिन एक बात और देखना चाहिए, देखिए 1200 लोग करीब मारे गए थे दंगों में, 1200, 1, 2 या 3, उसमें से 200 हिंदू भी मारे गए थे, 1000 मुसलमान। अगर एकदम से एक पक्षीय आदेश सरकार का होता तो 200 हिंदू कैसे मारे जाते? इसलिए देखिए दंगा हुआ, मैं ये मानता हूं एमएस क्यूरी का जो टिप्पणी है उसमें इतना सही है और सीट ने भी इस बात को लिखा है कि ये तो दिखाई देता है कि प्रशासन को जितना करना चाहिए उतना करने में प्रशासन सफल नहीं रहा। कई चीज दंगे रुक सकते थे कई जगह, ये बात फैक्ट है और इसका दोष नरेंद्र मोदी और गुजरात की सरकार पर जाता है शासन में होने के नाते। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि बिल्कुल एक प्लान करके और हुआ कि नहीं मारो सब। अवधेश जी मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है आपके इसी बात पे, अगर मोदी शासन और प्रशासन में थे और दंगे हुए उनके राज में तो कुछ हिस्सा उनकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूं और आपका ये भी साथ साथ कहना है दिलीप कि मोदी के दिशा निर्देश में दंगे हुए, ये बात आप भी नहीं मानते। मैं सिर्फ इतनी बात पूछता हूं कि 1984 में दिल्ली से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में दंगे हुए और खासतौर से हम दिल्ली की बात करते हैं, सत्ता कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस के उस वक्त के प्रधानमंत्री के जो सबसे बड़े दावेदार थे और पुत्र इंदिरा गांधी के, उन्होंने तो खड़े होकर यह बात कही कि जब एक बड़ा सा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है और उन दंगों को जस्टिफाई किया और उसमें 2-3 नेताओं को पकड़ा गया। क्या वो लोग जिन्होंने खड़े होकर इतनी बड़ी बात नेशनल टेलीविजन पे कही थी, क्या वो मोदी से बड़े दोषी लोग नहीं है? क्या उनके बारे में कांग्रेस ने सवाल उठाए? आज मोदी, मेरी बात सुने, आज मोदी को कोर्ट से क्लीन चिटें मिल रही है, मोदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग नहीं बैठे, लेकिन मोदी को जिस तरह से बनाया जा रहा है, क्या कांग्रेस के बड़े लोग इसके लिए इतने जिम्मेदार नहीं थे? उन पे इतने मुकदमे, इतनी एसआईटी की रिपोर्ट, इतने एनजीओ क्यों नहीं लगे? वो तो कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं चले उन पे? यही तो प्रश्न उभरता है, क्यों नहीं सिस्ता सिलवाल को क्या कहते हैं, याद आया कि देश के अंदर मैं इसमें एक बात और माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, माफ कीजिएगा, एक माइनॉरिटी के नाम पे बहुत भ्रम है। हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी है तो सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, 18% किसी देश में कोई माइनॉरिटी में नहीं होता है। जो 2.5% सरदार थे उनके बारे में इस देश के बहुत से एनजीओ के पेट में क्यों नहीं दर्द हुआ? उनके बारे में लोगों को क्यों नहीं ख्याल आया कि ये तो 2.5% लोग हैं, उनके ऊपर कुछ एनजीओ क्यों नहीं चले? हमने तो आज तक उनके ऊपर कोई आयोग और प्रतियोग नहीं देखा, हमने तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उन पर आते नहीं देखा। वो कांग्रेस में लोग राज कर रहे हैं और कांग्रेस के लोगों को दो एमपीओ को आपने फंसा दिया और कहते हैं कि वो दंगों के लिए थाए थे। आपका तो प्रधानमंत्री नेशनल टेलीविजन पर खड़े होकर ये बात कहता है, तब उसको मोदी की तरह क्यों नहीं बनाया? 28 वर्ष बाद सजा होती है। मैं एक देखिए गुजरात में आज भी हमारी कहीं बहस हो रही थी, लोगों ने कहा कि भाई जब हितेंद्र देसाई थे तो इससे तो ज्यादा लोग मारे गए थे, 2,500 से 3,000 मुसलमान काटे गए थे। मैंने कहा देखो मैं इससे तुलना नहीं करता हूं, पहले भी था वो भी गलत था, ये भी गलत था, लेकिन जो कुछ हो रहा है देखिए, अगर लोग ये करने वाले अगर गुजरात के या भारत का भला चाहते तो दायित्व तो यह था कि जो भी घाव हुआ है उस पर मरहम लगा करके समाज में एक भाईचारा बनाने की कोशिश के, बार बार उस घाव को कुरेदना, उसको जो है छेदना, ये किसका हित चाहते हैं ये सब लोग?
गुजरात के मुसलमान भी बहुत सारे इस चीज को भूल करके अपना जीवन जी रहे हैं। इसमें हद तो ये हो गई। लेकिन उसको कुरेद के करने वाले ये देश के दुश्मन है ना, ये कि मोदी दुश्मन है। तो इसमें हद तो ये हो गई है कि कोई आदमी, वो मुसलमान हो बेचारा, वो एकेडमिशियन हो, और वो किसी खास वजह से किसी खास कॉन्टेक्स्ट में अगर मोदी की तारीफ कर देता है तो पूरा देश उसके पीछे से पड़ जाता है। जैसे मोदी की तारीफ कर देने का मतलब यह है कि कोई आपने बड़े शैतान की तारीफ कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के दंगे हुए, मल्याना के दंगे हुए, वीर बहादुर ने खुद कैंप किया था मेरठ के अंदर, पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। कितने लोगों को मोदी की तरीके से बदनाम किया गया, कितने अखबारों के, हिंदी अखबारों के कार्टून में मोदी को जब भी दिखाया जाता है तो कोई ढांचे से हड्डियां पड़ी होती है। कितने 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 लोग मैं ये कह रहा हूं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। कितने लोगों ने मुझे बताया कि कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जाके कहा, इस समय एनजीओ जो है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने भारत में इस समय नेताओं और ब्यूरोक्रेट सबसे बड़ा खलनायक इस प्रकार के एनजीओ हैं। जगह माओवादियों को सपोर्ट कौन कर रहा है इस देश में? आप अभी पकड़ में आए हैं ना, जो ईसाई मिशनरियां और वो जो कल वहां के अभी प्राइम मिनिस्टर, अभी गृह मंत्री ने 4 एनजीओ पर जो बैन लगाया है, वहां कौन है? परमाणु के संस्थान के विरुद्ध वो सारे एनजीओ। तो ये अलग अलग किस्म के एनजीओ जो है ना, इस समय देश में अस्थिरता और इस प्रकार के काम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी, आप जो भी कुछ कहें, जो 1200 लोग मारे गए, जो 1000 मुसलमान मारे गए, ठीक, एग्री, उनके लिए क्या मैं वही कह रहा हूं कि अगर उन 1000 मुसलमानों के मारे जाने के बाद, मर तो गए ना वो, उनको हिंदुओं ने मारा, पुलिस ने मिलकर मारा, प्रशासन के इशारे पे मारा, ऐसे ही जब 10,000 सिख इस देश में मरे, उन्हें हिंदुओं ने मारा, किसने मारा ये इशू नहीं है, वो तो हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किस एनजीओ ने गिन के उन 1200 लोगों में से जो 1000 मुसलमान थे उनके लिए चलाया कि भाई हम सबको किसी तरीके से प्रशासन से, केंद्र से, सेकुलर से, कम्युनल सरकार, किसी सरकार से मिलकर 1-1 करोड़ दिलाएंगे ताकि उनकी जो बची जिंदगी के लोग हैं वो ग्रस्त हो जाए। आज उस पर नहीं, इसके 3 पहलू आपकी बात के। सबसे पहला है कि उनके जिन लोगों के परिवार में मारे गए उस अपराध करने वाले को पहले तो कानूनी रूप से सजा मिलना, पहला इसका पक्ष। दूसरा होता है कि उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो कुछ उनका नष्ट हुआ है उसका राज्य के द्वारा प्रयास करना, और तीसरा आप दोनों आदमी से सवाल पूछना चाहते हैं, पूरा करने दीजिए। आपने प्रश्न किया, उनके अंदर ये भाव पैदा करना कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी। ये 3 इसके पहलू होते हैं। तो ये जो विरोधी है उनका तीनों से, पहला कि सजा तो कोर्ट में हो रही है, 5 अभी परसों ही आया है ना एक सजा जिसमें 9 लोग, उसके पहले सरदारपुरा का आ गया, उसके पहले नरोरा पटिया का आ गया, वो उसके पहले वो आ गया, बेस्ट बेकरी कांड का आ गया, लोगों को सजा हो रही है जगह जगह। तो वो एक काम वो हो रहा है। दूसरा यह है कि सरकार ने बजाबता जो शिविरों में थे, कैंपों में थे, उनके लिए पैसा दिया, 1 मिनट पैसा किया। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि जो कुछ कमी है उसके लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो वो तो मान्य होता है। लेकिन इससे किसी का भला नहीं। इसमें से तीनों पहलू जो है वो उसकी पूर्ति नहीं होती है। मदद की बात आप कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट करे चाहे एनजीओ करें, मैं कह रहा हूं कि अब तक हमने कोई रिपोर्ट नहीं देखी कि जितने सारे एनजीओ हैं इन्होंने मिल करके 10 करोड़ रुपया जो है उनके लिए कोई फंड बना दिया है, उन बच्चों के लिए जो बच गए लड़ने के लिए कुछ किए हैं, वही कह रहा हूं, मुकदमा लड़ने के लिए, उसका पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए रोज आप मुकदमा लड़ रहे हैं। 2 बातें हैं, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जी, 2 लोगों के नाम थे, राजीव गांधी नहीं रहे जी। आज दोनों ठीक है कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन दोनों राजनीति से लगभग बाहर हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स से। वो मंत्री भी नहीं है, यहाँ तक संसद की टिकट भी नहीं है उनको मिला। और मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे जब ये दंगा हुआ, नरेंद्र मोदी, तो क्या उनकी कोई दायित्व नहीं है? नहीं, देखिए सज्जन कुमार और टाइटलर जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके बारे में ये नहीं है कि वो पावर में थे, वो दंगों में शामिल थे। और एफआईआर है, नहीं जी, क्या मोदी पर कोई एफआईआर नहीं है? मोदी मुख्यमंत्री है, वहां पे एफआईआर हो सकता है। नहीं, एफआईआर क्यों नहीं हो सकता? अगर आज कोर्ट पे मोदी के खिलाफ एफआईआर तो वेट करना चाहिए इससे पहले कि आपके उसके खिलाफ साजिश है मोदी के खिलाफ एफआईआर पूरे
देश में कहीं हो सकती थी भाई। मुकदमे आप गुजरात कोर्ट से उठा करके महाराष्ट्र ले गए, बाहर ले गए आप, और आपको लगा कि वहां के जजेस को भी मोदी खरीद लेगा, आप वहां से भी ले गए। मैं कह रहा हूं कि मोदी के खिलाफ आप पूरे देश में कहीं एफआईआर कर सकते थे भाई। जो टाइटलर की आप मिसाल दे रहे हैं वो मोदी के साथ इसलिए सच नहीं बैठती कि मोदी ने कहीं खड़े होकर के किसी दंगों की भीड़ को लीड किया, हाथ में तलवार लेकर के गया वंदे मातरम करते हुए। ये बताएं, जहां टाइटलर और सज्जन कुमार की बात है, उनको भीड़ ने पहचाना, लोगों ने देखा, उनके खिलाफ मुकदमा, उन्हें कोर्ट सजा हुई है। अगर मोदी के खिलाफ ऐसे साक्ष्य हैं तो मोदी को भी सजा होनी चाहिए। लेकिन वो बात वहां तक पहुंचे तो सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए कि मोदी के खिलाफ ये है, मोदी ने ये कहा, पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति। ये मैं कह रहा हूं अवधेश जी, घृणित राजनीतिक है, अक्षम्य है ये। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आते हैं और चर्चा करेंगे बीजेपी में बागाबात और लालू की राजनीति की।